गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक, क्लास 9 फिजिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 9th का फिजिक्स का एक टॉपिक है, साउंड हम लोग पढ़ रहे थे। तो साउंड में एक टॉपिक है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले वेव्स का हम बना लेते हैं। यहाँ पे किस तरह का वेव्स होते हैं, क्या होता है वेव्स। तो वेव्स मैंने आपको बताया था कि डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स विच कैरी एनर्जी। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स होता है जो एनर्जी को कैरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो वेव्स मान लीजिए ऐसे चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका वेव्स। क्या हो गया? ये वेव्स हो गया। मैंने आपको बताया था दो तरह के वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स साउंड वेव्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव होता है जो कि पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसके परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? पार्टिकल्स के मोशन के परपेंडिकुलरली मूव करता है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स कौन सा होता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और साउंड वेव्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है पार्टिकल्स का उसी को हम क्या कहते हैं? उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल्स का उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। तो क्या लिखेंगे भाई? डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particles in upward or downward direction from the mean position, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल्स का अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड जो होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिटरमाइन करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, साउंड लाउड होगा या फिर साउंड आपका सॉफ्ट होगा उसके बारे में ये बताता है। तो क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड determine the loudness of the sound. ठीक है, साउंड के जो लाउडनेस होते हैं उसको कौन डिटरमाइन करता है? एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। इफ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम देन लाउडनेस इज ऑल्सो हाई। इफ एम्पलीट्यूड is high लिखो, मैक्सिमम मत लिखो, high then its loudness ऐसे लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड हाई देन साउंड इज लाउड, साउंड इज लाउड।
ठीक है। तो एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है कि साउंड कैसा होगा, लाउड होगा या सॉफ्ट होगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड उसका कम है तो साउंड कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। एम्पलीट्यूड अगर उसका ज़्यादा है तो क्या होगा, साउंड हाई होगा, ठीक है। यानी कि साउंड का जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखेंगे ट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा तो साउंड क्या होगा, लाउड होगा। और एम्पलीट्यूड अगर लो होगा तो साउंड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। एंड साउंड इज सॉफ्ट, एंड साउंड इज सॉफ्ट if its amplitude is low। मतलब क्या हुआ कि जो लाउडनेस होता है वो किस पे डिपेंड होता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जिसका बढ़ा देंगे उसका लाउडनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा लाउड साउंड होगा। और एम्पलीट्यूड अगर कम कर देंगे तो उसका लाउडनेस यानी कि उसका जो साउंड होगा वो कम लाउड होगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वॉइस होगा। तो पता चलता है किससे, एम्पलीट्यूड से पता चलता है कि साउंड कैसा है, लाउड है या। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल एक लिए, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह का ऐसा कुछ है ना, ऐसा। अगर आपसे पूछता है कि विच इज़ लाउडर साउंड, तो ये एम्पलीट्यूड देखने से पता चलता है ये लाउड है, ठीक है। लाउडर साउंड, लाउड साउंड हो गया, ठीक है। इसका साउंड का जो लाउडनेस है वो बढ़ जाता है किसके बेसिस पे, एम्पलीट्यूड के बेसिस पे किसी भी साउंड का। देखो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, तो दिस इज़ लाउड साउंड, ठीक है। एंड दिस इज़ सॉफ्ट साउंड। क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या कहता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। इफ एम्पलीट्यूड इज हाई देन लाउड साउंड इज लाउड, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड का हाई होता है तो साउंड क्या हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। एंड साउंड इज सॉफ्ट इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज लो। अगर उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, लो होता है, तो उस कंडीशन में उसका साउंड कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और अगर हाई होता है तो एम्पलीट्यूड इसका हाई होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। साउंड बिकम लाउड इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है। पहला करेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसको रीच करें, जल्दी से लिखिए, इसको रीच करते हैं, रीच कर दें, क्लियर सबको, ओके ओके। नेक्स्ट है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है भाई, तो वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, एक लेंथ होता है, ठीक है। आपका वेवलेंथ क्या होता है, एक लेंथ होता है, इसे इसका नाम पड़ा वेवलेंथ, ठीक है। वेव का जो लेंथ होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द consecutive rarefaction and compression, rarefaction and compression is known as its wavelength. Known as rarefaction and compression is known as its wavelength. wavelength यानी कि लेंथ, ठीक है, जो कंजुगेटिव रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन के बीच में होता है उसे, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये वेवलेंथ होता है। ये जो लेंथ, ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि द लेंथ, मिनिमम लेंथ एट विच द वेव रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। या फिर और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, द मिनिमम लेंथ at which wave repeat itself, ठीक है। यानी कि मिनिमम लेंथ जिस पे वेव क्या कहा जाता है, अपने आप से रिपीट कर जाता है। यहाँ से मान लो चलना शुरू किया नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ये दिख रहा है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ से ये
इस तरफ अपर डायरेक्शन में। तो वेव्स यहाँ से फिर से क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज़ डिनोटेड बाय, it is denoted by, it is denoted by, denoted by lambda, ठीक है, उल्टा y, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, उल्टा y होता है। एंड इट्स SI यूनिट इज, इट्स SI यूनिट, SI यूनिट इज मीटर, ठीक है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, मीटर होता है। इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। कभी कभी यहाँ पे सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, बट सेंटीमीटर इज नॉट SI यूनिट, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, द मैक्सिमम, वेवलेंथ में आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच या मिनिमम डिस्टेंस एट विच वेव्स रिपीट, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वेव क्या कर जाता है, रिपीट कर जाता है, या फिर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का, कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो लेंथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा, और उसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है, मीटर, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है कि लेंथ जिसमें कि वो खुद से रिपीट कर जाए, वेव क्या कर जाए, खुद से रिपीट कर जाए। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे किया है, ठीक है, फिर से यहाँ से रिपीट करेगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे। इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें हम लोग, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स लिखें, जल्दी से लिखिए, रेज करेंगे इसको, रेज कर दें, ओके ओके। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल, एक साइकिल होगी, ठीक है, एक साइकिल हुआ, ठीक है। यहाँ से ऐसे चला, एक साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन। एक साइकिल का मतलब क्या हुआ, साइकिल का मतलब कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, completed in 1 second, in 1 second, completed in 1 second is known as its frequency, its frequency, ठीक है। कितने साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मान लो ये है आपका, और यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, इस तरह से ऐसा कुछ, ठीक है। तो जितने साइकिल ही कंप्लीट करेगा, मान लो इतने साइकिल एक सेकंड में इसने क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। तो कितने फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, देखो, 1 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी और 4 फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो लगा उसको 1 सेकंड लगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसने कितने बार रिपीट किया, ये 4 टाइम्स रिपीट किया। सो दैट इज वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वेव इज 4, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में इसने कितने बार रिपीट किया, 4 टाइम्स रिपीट किया। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय N और F। कहीं कहीं बुक में N दिया होता है और कहीं कहीं बुक में F दिया होता है, कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया कि समटाइम इट इज डिनोटेड बाय N एंड समटाइम इट इज डिनोटेड बाय F एंड इट्स SI यूनिट, एंड इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज। इसका SI यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, दैट इज रिजनल HZ, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, HZ लिखते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HZ लिखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इट इज डिनोटेड बाय HZ। यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर हम देखते हैं तो 1/T हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। अगर हम फार्मूला देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T होगा, यानी कि यूनिट टाइम में जितना वो साइकिल कंप्लीट करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना वो साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, या साइकिल कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एक टाइम में 1 सेकेंड में कितना वो साइकिल कंप्लीट करता है उसी को हम उसका क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर इसका हम यूनिट ऐसे निकालते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/S, है ना, 1/S। और जब इसको लिखना चाहेंगे तो F
इज इक्वल टू पर सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज होता है या पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं या फिर हर्ट्ज भी आप लिख सकते हैं। इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, पिच कैसे डिटरमाइन होता है, जैसे कि आप पिच किसको कहते हैं भाई, तो पिच जो होता है साउंड की क्वालिटी के बारे में बताता है, साउंड के बारे में बताता है। जैसे पिच क्या हो तो गर्ल्स और बॉयज़ के साउंड में डिफरेंसेस। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ के साउंड में डिफरेंसेस। गर्ल्स का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, श्रील साउंड होता है। गर्ल्स का जो साउंड होता है कैसा साउंड होता है, श्रील साउंड होता है। ठीक है, तो गर्ल्स का साउंड श्रील होता है यानी कि पतला होता है, यानी उसका पिच हाई होता है। ठीक है, क्यों हाई होता है भाई, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी उनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे, पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच इज डिटरमाइंड बाय, पिच हो गया, तो इट इज डिटरमाइंड बाय, इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी, बाय द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो होता है किससे डिटरमाइन होता है, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम या हाई या मोर। ठीक है, हाई या मोर लिख सकते हैं। देन पिच इज ऑल्सो मोर। ठीक है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो पिच भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी इज लेस, जैसे मान लो ये लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस पिच और ये हो जाएगा इसका हाई पिच। ठीक है, इसका क्या हो गया, पिच क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, इसका पिच क्या हो गया, कम हो गया। एक हो गया हाई पिच और दूसरा हो गया लो पिच। ठीक है, तो हाई पिच क्यों हो गया भाई, क्योंकि इसमें लो पिच लिखो। ठीक है, लो पिच, वो हो गया हाई पिच और एक हो गया लो पिच। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, एक हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो जब 4 हो गया तो ये हो गया हाई पिच और एक हो गया तो इसमें क्या हो गया, लो पिच हो गया। तो पिच किस पर डिटरमाइन किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो बाय द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर किसी भी साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो उसका पिच भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और किसी साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगा तो उसका पिच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। पिच किससे डिटरमाइन होता है, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है। जैसे लड़कियों का जो वॉइस होते हैं वो ज़्यादा श्रील होते हैं। ठीक है, लाउड नहीं होते। ठीक है, रोर साउंड नहीं होता है लड़कियों का, क्योंकि उनका पिच हाई होता है, यानी उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साउंड का ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है, वो थ्रॉट। ठीक है, तो उनका जो थ्रॉट होता है एडम एप्पल नहीं होता। ठीक है, थ्रॉट में एडम एप्पल नहीं होता जैसे कि मेल का होता है। तो मेल का जब एडम एप्पल होता है जिसके कारण से उनका जो वॉइस कोड होता है, ठीक है, वोकल कोड जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, वो मेल का बड़ा हो जाता है। ठीक है, और फीमेल का छोटा ही रहता है। मेल का जब बड़ा हो जाएगा तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका पिच क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड उसका लो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड उसका हाई हो जाएगा। ठीक है, वो कम फ्रीक्वेंसी करेगा और जो गर्ल्स का वॉइस होता है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करता है, इसलिए पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, जब कभी भी लड़का और लड़की में लाए होता है तो लड़की लोग को बोलते हैं चंचना रही है। ठीक है, क्योंकि उनका साउंड ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि उनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। ठीक है, और लड़कों का साउंड होता है उसको बोलते हैं चिल्ला रहा है। ठीक है, तो चिल्लाना मतलब चीखना, चिल्लाना जो बोलते हैं जोर जोर से, क्योंकि उनका पिच कम होता है और लाउडनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो पिच जो होता है डिटरमाइन किसके द्वारा होता है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग को नेक्स्ट देखना है टाइम पीरियड। क्या देखना है, टाइम पीरियड। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इरेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इज टेकन to complete, time is taken to complete one frequency. टाइम इज टेकन टू कंप्लीट वन फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं,
टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, जैसे मान लो कि इतने फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगेगा, 4 फ्रीक्वेंसी को, तो एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, क्या लिख सकते हैं, चूँकि सिंस 4 फ्रीक्वेंसी इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो 1 फ्रीक्वेंसी कंप्लीटेड इन 1/4 सेकेंड। इसमें क्या हो जाएगा कि एक 4 फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में, 4 फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में 1 सेकेंड लगा, तो एक फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 1/4 सेकेंड लगेगा। इट्स एसआई यूनिट, इट इज डिनोटेड बाई टी, इट इज डिनोटेड बाई टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स डिनोटेड बाई टी एंड इट्स एसआई यूनिट, SI यूनिट इज सेकेंड। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। जैसे अभी हमने जस्ट देखा था F इज इक्वल टू 1/T, अगर आपको T फाइंड करना होगा तो T इज इक्वल टू 1/F हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/T, अगर आप T फाइंड कर, T ऊपर आएगा F नीचे चला जाएगा, तो T इज इक्वल टू, अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है तो 1/F आपको फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, 1/T, और टाइम फाइंड करने का 1/F। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1/फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज होता है, तो टाइम इज इक्वल टू पर हर्ट्ज। ठीक है, पर हर्ट्ज, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड भी कहते हैं। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का जनरल यूनिट है, SI यूनिट है सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, जैसे यहाँ से चला और यहाँ तक आने में जितना उसको टाइम लगेगा, यहाँ से चला और यहाँ तक आने में जितना उसको टाइम लगेगा, यहाँ से चला यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, ऐसे जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 1 राउंड लगाया, वो 1 राउंड लगाने में जितना उसको टाइम लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। बात समझ में आया टाइम पीरियड का, इसको सेकंड कहते हैं, SI यूनिट सेकंड होता है इसका, और इसको हम T से डिनोट करते हैं। इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसका। ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ propagation of propagation velocity of propagation of velocity of propagation velocity of propagation of sound, velocity of propagation of sound is known as wave of sorry sound velocity of wave, velocity of वेव। तो जो वेव के प्रोपगेशन का जो स्पीड होता है, यानी किस स्पीड से वेव चल रहा है। ठीक है, तो वेव का स्पीड अलग हो सकता है, साउंड का स्पीड अलग हो सकता है। तो वेव किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। कि यहाँ से ऐसे कल पिछले बार मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो यहाँ पे एक हाथ है और हैंड से एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, ठीक है, और उसको मैंने जर्क किया। ठीक है, क्या किया, जर्क किया। जैसे से जर्क करते हैं तो साउंड ऐसे चलता है, ठीक है, यहाँ पहुँचता है। तो किस स्पीड से वेव जो है चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन किस स्पीड से वेव क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। सॉरी, प्रोपगेशन यानी कह सकते हो आप वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। किस स्पीड से इसमें जा कर के वो टकरा रहा है, किस स्पीड से जा कर के यहाँ पे वो टकरा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। कि किस स्पीड से वो चल रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होगा, जैसे जर्क किए ऐसे, तो कभी बहुत तेज चलता है, कभी धीरे धीरे चलता है। ठीक है, बहुत तेज चला यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे चला तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो गया, कम हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स ये डिटरमाइन करता है कि ये जो वेव्स आपका फॉर्म कर रहा है, ये जो वेव्स यहाँ से फॉर्म किया वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी किस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। कभी कभी धीरे धीरे, जैसे मान लो कि अगर कपड़ा कहीं पे सूखने के लिए डाला हुआ है, तो जब हवा धीरे धीरे चलता है तो उसका प्रोपगेशन जो होता है, वेव जो होता है वो धीरे धीरे होता है। वेव कैसे होता है, धीरे धीरे। बहुत तेज चलता है तो क्या होता है, वेव्स बहुत तेज होता है। जैसे इसको मान लो कि एकदम धीरे सा फोर्स लगाए तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, और तुम कस के फोर्स लगाए, बहुत जोर से फोर्स लगाए तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से चलेगा। जैसे पानी में हम पत्थर डालते हैं, छोटा पत्थर डालते हैं
तो वेव क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बड़ा पत्थर डालते तो वेव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। या हवा जब चलता है, ठीक है, हवा जब चलता है तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो वेव्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। धीरे धीरे हवा चल रहा है तो वेव धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो वो डिटरमाइन करता है कि किस स्पीड से वेव आगे बढ़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जिस स्पीड से वेव आगे बढ़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय, इसे लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय v, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। देखेंगे मीटर पर सेकंड कैसा होता है। रिलेशन बिटवीन, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का तो हमेशा यूनिट मीटर ही होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। रिलेशन बिटवीन लैम्डा टाइम फ्रीक्वेंसी एंड v मतलब वेलोसिटी, लैम्डा टाइम फ्रीक्वेंसी एंड v। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम रिलेशन लिख रहे हैं तो डिस्टेंस, आपको पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लेंथ कौन सा है, तो लैम्डा लेंथ होता है जो कि वेवलेंथ रिपीट करता है। तो लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम t, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, टी मतलब टाइम पीरियड, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, लैम्डा मतलब लेंथ इन विच साइकिल रिपीट इटसेल्फ, यानी कि वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं। अगर आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो लैम्डा बाई वी इज इक्वल टू टी, एक रिलेशन यहाँ बना। अगर आप भी निकालना चाहेंगे तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी, ये एक रिलेशन बन गया, सॉरी लैम्डा बाई टी ना, लैम्डा बाई टी। अब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू बना क्या, लैम्डा बाई टी, तो v इज इक्वल टू लैम्डा। अब t को क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, नीचे t है ना, तो 1/t लिख दिया, लैम्डा इंटू एफ, तो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। ये आपका रिलेशन बन गया। कितने रिलेशन बन गए, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, t इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, ठीक है। अब v लिख रहे हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 1/f, एंड v इज इक्वल टू लैम्डा, और 1/f हम लोग जानते हैं कि f इज इक्वल टू 1/t होता है। f इज इक्वल टू 1/t होता है, प्रीवियस टॉपिक में बताया था आपको कि जब फ्रीक्वेंसी निकालना होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, t मतलब टाइम पीरियड, f मतलब फ्रीक्वेंसी एंड v मतलब वेलोसिटी। तो ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है, ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका एक वीडियो करेंगे, न्यूमेरिकल्स का एक अलग वीडियो करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसका वेवलेंथ क्या होगा किसी साउंड का, किसी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, किसी का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों पे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल के एक अलग सा वीडियो करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लैम्डा, टी, एफ एंड वी। ओके, बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।